चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक एक करके पहले उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। विवेक शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं हमारे ब्यूरो चीफ अनुराग शर्मा भी जुड़ चुके हैं और कामेश्वर शर्मा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनुराग, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ, फिर प्रवक्ता का मैं रुख करूंगी। इस बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बजट शुरू होने से पहले देखिए बीजेपी ने प्रदर्शन भी किया था, हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी कई बड़े सवाल उठाए गए थे। तो इस बजट को किस तरह से आप देख रहे हैं? दावे वादे बहुत किए गए हैं, क्या ये धरातल पर नजर आएंगे हमें? बस यही सवाल का ये जवाब है जो आपने बोला कि बड़ा लोक लुभावना ये इस बार जो बजट दिख रहा है, जिस तरह से किसानों की बात की गई है, ग्रीन एनर्जी को बात की गई है, टैक्सेस ई टैक्सेस के लिए बात की गई है और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस बार जो सुखविंदर सुक्खू ने आज के बजट में पेश किए। परंतु बात का प्रश्न यही है कि क्या ये धरातल पर उतरेगी, ये एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्योंकि अगर हम ओवरऑल स्थिति को देख रहे हैं, जिस तरह का हम 1 लाख करोड़ के बजट से ऊपर जा रहे हैं हिमाचल, और बड़ी छोटी स्टेट है और बड़ी छोटी स्टेट होने की वजह से यहाँ पर आय के साधन भी बड़े छोटे हैं और बड़े कम हैं। परंतु जिस हिसाब से अभी सुखविंदर सुक्खू ने कुछ एक प्लानिंग्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप बताई हैं, शायद ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा सा बाहर जो है वो हिमाचल को निकाल लाएंगे। जैसे उन्होंने अभी ग्रीन एनर्जी पे बात की कि ग्रीन एनर्जी को बनाने के लिए हम लोग इतने मेगावाट के जो है प्रोजेक्ट्स हिमाचल में ला रहे हैं, बाहर से टूरिज्म को इनवाइट करने के लिए बाहर से 3 स्टार 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स जो हैं वो ऐसे कोई 200 से अधिक होटल की चेन है तो वो लोग निकालना चाहते हैं हिमाचल में। और साथ ही टैक्सेस और युवाओं और रोजगार के लिए जो वो जिस तरह की योजनाएं लाए हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ अभी, हालांकि ये बात कहने की अभी सिर्फ कही गई है, बात ग्राउंड पर कब तक और किस रियलिटी से आएगी ये देखना होगा। जी ठीक है, बिल्कुल। विवेक जी, बजट इस बार का पिछले बार से 70 करोड़ ज्यादा है, फिर भी बीजेपी संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। बीजेपी में कई कमियां और बजट में कई कमियां और खामियां निकाली जा रही है। धरना प्रदर्शन भी आपकी तरफ से किया जा रहा है। लाइव खत्म होता है। बीजेपी इस बजट को व्यवहारिकता से नहीं समझती है। हमें प्राथमिक दृष्टिकोण में लगा है कि ये केवल कांग्रेस का जो फ्री बी सिस्टम है, ये फ्री बी को ही प्रोत्साहित करने के लिए इस बजट को बढ़ाया गया है। मैं इससे पूर्व इस बजट पे आऊं, मैं पूर्व बजट जो मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष 17 फरवरी को प्रस्तुत किया था, उसमें हर बजट के 3 कंपोनेंट बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है केंद्रीय अनुदान, दूसरा होता है केंद्रीय करों की हिस्सेदारी और चौथा होता है अनुमानित राजस्व प्राप्ति। ये 3 ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके माध्यम से प्रदेश को फंडिंग क्रिएट होती है। कांग्रेस की कोई प्रवक्ता नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा विस्तृत बात करनी पड़ेगी। जो केंद्रीय अनुदान का जो प्रश्न आता है, उसमें 13,287 करोड़ रुपया पूर्व वित्त वर्ष में वर्तमान सरकार ने इसे प्रस्तावित किया था। सरकार ने यह नहीं बताया कि उन्हें सहयोग राशि इससे अधिक मिली कि कम मिली, जबकि यह विषय इंपॉर्टेंट था, ताकि ये जो केंद्र पे इल्जाम लगता है कि वो सहयोग नहीं करते, उस सहयोग को इल्जाम समाप्त होता है। इन्होंने कहा कि 42,152 करोड़ का हमारा अनुमानित राजस्व होगा पिछले वित्त वर्ष में, जो इस वर्ष में रखे 43,704 करोड़ इस वर्ष में, पुराने में था 42,152 करोड़। अब 42,152 करोड़ का अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो जबरदस्त है। उसमें सरकार ने एचआरटीसी के जो सामान कैरी करने के ऊपर टिकट लगाया, रेवेन्यू पर जो ये इंडस्ट्रीज होती हैं इसके ऊपर उन्होंने रेवेन्यू फी बढ़ाई, 118 पे बढ़ाई, मिल्क सेस लगाया, सब्सिडियां बंद की, जो इसमें क्या बोलते हैं सीमेंट 150 रुपए का बैग बढ़ा दिया, मंदिरों के दर्शनों पर टिकट लगा दिए, सारी योजनाएं बंद कर दी और बिजली 2 से 19% औद्योगिक घरानों में बढ़ाई है। इन परिस्थितियों के बाद भी क्या सरकार 42,152 का राजस्व एकत्रित कर पाई कि नहीं कर पाई, इसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। विवेक जी, फिर भी केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाती रहती है राज्य की सरकार कि केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिल पा रही है। मैं वही तो कह रहा हूं कि केंद्र से जो अनुमानित जो था कि हमें केंद्र से अनुदान करेगा, वो था 13,287 करोड़। क्या पूर्व में इनको प्राप्त हुआ? इससे ज्यादा मिला इनको, बहुत ज्यादा मिला, इसीलिए मुख्यमंत्री जी उसका जिक्र नहीं करते। 2024-25 में केंद्र करों की हिस्सेदारी 10,124 करोड़ को अनुमानित किया था इस सरकार ने। अरे भाई आप बताइए, आपने अपना जीडीपी ग्रोथ 2% रखा था, क्या आपका जीडीपी ग्रोथ बढ़ा या कम हुआ?
क्या हिमाचल से उद्योगों ने पलायन किया या नहीं किया? आज के बजट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए सिर्फ ये कहा कि हम एक बोर्ड का निर्माण करेंगे जो उनकी समस्याएं सुनेगा, यानी कि भ्रष्टाचार को नियंत्रण करेंगे और उसको सुविधा शुल्क में बदलेंगे आप। अरे युवाओं के रोजगार की दृष्टि से मुख्यमंत्री जी ने कोई शब्द नहीं बोला। आउटसोर्स की बातें करते थे सत्ता में आने से पूर्व, उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की है। जहां पर ये 1 लाख रोजगार की बात कर रहे थे, मेरे पास ये आंकड़ा उपलब्ध है, हिमाचल सरकार ने अभी तक जो दिया है, मैं बताता हूँ 9,000 समथिंग है ये आंकड़ा, 9464 लोगों को पूरे वित्त वर्ष में रोजगार दिया है। अगले वर्ष 25,000 का वादा किया आज इन्होंने। मुझे ये समझ नहीं आता वो 1 लाख वाला जो वो था वादा, वो कहां गया? वादा तेरा वादा वाली बात हो गई, खत्म हो गई। सरकारी क्षेत्र में 9464 रोजगार मिले हैं और हाई कोर्ट की टिप्पणी है ये, मैं नहीं कह रहा, हाई कोर्ट की टिप्पणी है कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में। ठीक है विवेक जी, मैं लौटूंगी, हमारे संवाददाता हमारे साथ, एक बार उनका रुख कर लेते हैं, फिर उसके बाद में वापस आपके पास आती हूं। कामेश्वर, आप लगातार बजट को लेकर आप रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, आपकी तरफ से रिपोर्ट भी बनाई गई है। इस बार बजट में देखिए काफी कुछ खास पेश किया गया है, ऐसा दावा सरकार कर रही है। धरातल पर उतरेगा या नहीं ये भी बड़ा सवाल है, लेकिन अब देखा जा रहा है ड्रोन टैक्सी को लेकर एक जो चीजें पॉजिटिव चीजें जो हमें नजर आ रही हैं, वो ड्रोन टैक्सी को लेकर हमें जनता के बीच में भी नजर आ रही है। आप तो लोगों के बीच गए होंगे, क्या ये बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से जो बजट पेश हुआ, अगर देखा जाए पिछले वर्ष के मुकाबले जो इस वर्ष में 70 करोड़ से अधिक का बजट जो पेश किया गया है, ऐसे में जिस तरीके से जो आउटसोर्स कर्मचारी एक आस लिए बैठे थे कि हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाई जाएगी, वहीं अगर देखा जाए बजट में इसका प्रावधान तो नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह स्पष्ट रूप से कहा है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी के लिए आने वाले समय में रणनीति बनाई जाएगी, और खासकर जो अगर हम अन्य कर्मचारियों की बात करें, जिस तरीके से जो देखा जा रहा था उनके जो डीए है, देनदारी है, उन्हें भी चरणबद्ध तरीके से देने की बात की गई। और अगर देखा जाए उसके अलावा अगर हम जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया, चाहे अगर दिहाड़ीदार की बात करें तो 25 रुपए बढ़ाई गई, उसी तरह से जो पंचायत चौकीदार या फिर आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर है, इसके अलावा अगर हम बात करें जो महापौर की 25,000, इसके अलावा जो उप महापौर की 19,000, नगर परिषद पार्षद समेत सभी वर्गों का जो थोड़ा थोड़ा मानदेय बढ़ा है, इससे कुछ वर्ग खुश भी है और कुछ अगर देखा जाए नाखुश भी है। जिस तरीके से जो देखा जा रहा है, अगर किसान अगर बागवानों की बात करें तो देखा जाए तो गाय का दूध और भैंस का दूध में जो 6-6 रुपए की बढ़ोतरी किया गया, साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जो गुणवत्ता के आधार पर भी देखा जाएगा, यदि दूध अच्छा क्वालिटी का हुआ तो उसके दाम मौके पर ही 2 रुपए अधिक मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है 8 रुपए मिल जाएगा। अगर देखा जाए जो कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, जो 10 गारंटियों को लेकर आई थी, उनमें से एक गारंटी ये थी कि गाय का दूध 80 रुपए, भैंस का 100 रुपए, प्रत्येक परिवार से 10 लीटर लिया जाएगा। ऐसे में जो बढ़ोतरी लगातार की जा रही, वहीं अगर देखा जाए विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस तरीके से जो सेंटर का पैसा है, ठीक है, वो यहाँ पर यूटिलाइज किया जा रहा है और प्रदेशवासियों को मुक्त बनाने का कार्य मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करे। उन्हें स्पष्ट रूप से कहा है कि खासकर जो सड़कों का जाल बताया गया है, इतना किया जाएगा या फिर अन्य चीज किया जाएगा, जो केंद्र का जो पैसा है उसको बस डाइवर्ट करके यहाँ पर दिया जा रहा है। वहीं अगर 1,500 रुपए देने की बात भी उन्होंने कहा था कि 1,500 रुपए दिया जाएगा, अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि 21 वर्ष के ऊपर की जो युवतियां हैं उनको 1,500 रुपए दिया जाएगा। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने भी आज आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पहले जब चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि 18 वर्ष से लेकर 59 के बीच प्रत्येक महिला को दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम जनता की बात करें, आम जनता, कुछ लोग इससे खुश भी है और कुछ नाखुश भी है। और जिससे जब ग्रीन एनर्जी की बात लौटूंगी आपके पास, ठीक है विवेक जी, मैं आऊंगी आपके पास। एक बार हमारे ब्यूरो चीफ से भी मैं एक प्रतिक्रिया ले लूं। अनुराग जी, देखा जाए तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लोगों के सामने, लेकिन जिस तरह से सरकार ढिंढोरा पीट रही थी कि इस बार का बजट पिछले बार से 70 करोड़ ज्यादा है, सिर्फ पैसा बढ़ा देना या जो चीजें हैं उसे बढ़ा देना ही सिर्फ मुनासिब है क्या इस बजट के लिए? नहीं, सबसे बड़ी बात 70 करोड़ रुपए की जहां हम एक तरफ बात करते हैं, उस जगह के समकक्ष अगर हम देखेंगे तो क्या इन्फ्लेशन रेट को भी कंसीडर किया जा रहा है? जहां 300 रुपए की एक मासिक जो सैलरी है वो बढ़ा दी जाती है या 500 रुपए की मासिक सैलरी बढ़ा दी जाती है, क्या सच में 500 रुपए जो है किसी घर की रसोई में मदद कर सकती है? कोई आदमी जो पहले 5,000 रुपए ले रहा था वो अब 5,500 रुपए लेने लगेगा, क्या सही में ये जो है ये इतना अमाउंट जो है वो आम जनता को मिलने से फायदा मिलेगा? परंतु जब हम बात करते हैं कि बहुत सा पूरा भारत में बहुत बड़ा एक ऐसा तबका है जो बहुत गरीबी रेखा से नीचे है, फिर भी एक मतलब ये कह सकते हैं कि राहत का उन्होंने देने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरह के कर्जे में इस वक्त हिमाचल फंसा हुआ है वो कहीं ना कहीं
बहुत ऐसी वर्स्ट सिचुएशन में है कि जिसको हम बयां नहीं कर सकते। परंतु फिर भी जैसे विवेक जी ने, अभी मैं विवेक जी को भी आईना दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं है, इसलिए इनको थोड़ी सी ये बात मैं याद दिला दूं कि बीजेपी के कार्यकाल में बीजेपी ने कितनी नौकरियां दी। जैसे इन्होंने बड़ी जोर से, बड़े पुरजोर तरीके से ये कहा कि हमने इतनी नौकरियां दी, इतने नहीं दी। तो बीजेपी ने कितनी नौकरियां दी, कितना बजट में उन्होंने प्रावधान रखा था, और उसके बावजूद तो क्या ऐसा है कि कर्जे की जो ये राशि है ये सारी की सारी कांग्रेस ने ही पैदा की है? ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी कलेक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। आज की डेट में अगर हम बात करें, ये सिर्फ कांग्रेस की आज की स्थिति जो आप बदतर हालत देख रहे हो हिमाचल की, उसमें पार्टिसिपेशन बीजेपी का भी है। वो तो इसमें कह रहे कांग्रेस कि का ही केंद्र नहीं है सरकार केवल। से जो नाराजगी थी राज्य सरकार की, अब वो दूर हो जाएगी। अब वो केंद्र सरकार पे उंगली नहीं उठा पाएंगे कि हमें चीजें मुहैया नहीं करवाई जा रही, हमें पैसा मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए केंद्र की जो योजनाएं हैं वो लगातार हर जितनी भी स्टेट्स होती हैं सबको एक लिखित रूप में दिया जाता है कि इतना अमाउंट आपको आना ही आना है। जो सुखविंदर सुक्खू सरकार को भी पता है कि हमें इतना पैसा मिलना है, इसलिए निश्चिंत भी है कहीं ना कहीं। इसीलिए, परंतु बात यह है कि अगर हम ये कहें कि आज की स्थिति में जो अभी स्थिति है वो कोई ज्यादा बेहतर नहीं है। अभी हमारे को हिमाचल में अगर अच्छा सुदृढ़ करना है तो बहुत सी ऐसी योजनाएं लानी पड़ेंगी, बहुत से ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आम जनता को राहत मिल सके। चलिए ठीक है अनुराग, मैं आऊंगी आपके पास। एक आखिरी सवाल यहाँ पर विवेक जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। स्थिति अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन स्थिति बीजेपी के टाइम पे भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन अब बीजेपी विपक्ष में है, तो आगे किस तरह से इन चीजों को लेकर विपक्ष अपनी आवाज उठाने वाली है? दो विषय जो कामेश्वर जी और अनुराग जी ने उठाए हैं, दोनों का समयबद्ध उत्तर आपको देना चाहता हूं। कामेश्वर जी ने कहा कि कुछ मानदेय बढ़ाए गए हैं। मैं सबसे महत्वपूर्ण मानदेय बढ़ाया गया है, वो बढ़ाया गया है मनरेगा का। 20 रुपए दिहाड़ी बढ़ा दी गई है, यानी कि पहले 300 रुपया मिलती थी, अब हो गई 320 रुपए। उस 300 रुपया जो मिलती थी उसमें 236 रुपए का कंपोनेंट केंद्र से आता था और सरकार का कंपोनेंट था 64 रुपए उसमें। और ये सरकार अपना 64 रुपए का कंपोनेंट नहीं दे पा रही है। ये प्रकाशित समाचार हैं जो कांगड़ा के चंद्रबीर सिंह जो परियोजना अधिकारी है उनकी स्टेटमेंट मेरे पास पड़ी है। 64 रुपीज देने की स्थिति में नहीं थी सरकार, और यहां पर ये 20 रुपए मानदेय और बढ़ा करके किसको मूर्ख बना रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा जो अनुराग जी ने कहा कि जी आपने कितनी नौकरियां दे दी, अगर इन्होंने 94 से 64 दी हैं। हमने कभी इस बात का व्याख्यान नहीं किया, हमने गले में पटका पहनकर यह नहीं कहा कि पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा जो यथासंभव होगा हम प्रदेश हित में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए करेंगे। झूठ बोलकर हमने सत्ता प्राप्त नहीं की थी। हम भी बोल सकते थे कि वो 1 लाख दे रहे हैं, हम 2 लाख देंगे, अगर हमें सिर्फ सत्ता की लालुकता होती। हम सत्ता की लालुकता में नहीं है, क्योंकि हम राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी होकर के राजनीति करना चाहते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं। तो फिर अब इसे किस तरह से देखा जाए विवेक जी? आप कह रहे हैं यथासंभव हमने ये दावा किया था, तो यथासंभव क्यों नहीं चीजें संभव हो पाई? यथासंभव अगर हमने नहीं किया तो जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया। और आज कांग्रेस का ये तीसरा बजट कांग्रेस प्रस्तुत कर रही है। आपको भी एक आंकड़ा लेकर चलना चाहिए था, एक आंकड़ा लेकर चलना चाहिए था। ये गलती, ये चूक हो गई आपसे। मैं दावे के साथ कहता हूं हमने झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त नहीं की, और मैं ये दावे के साथ आपको कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी का ये अंतिम बजट है। उन्होंने हर योजना का क्रमवाही करने के लिए तिथि निर्धारित की है 15 मई, और मैं ये सुनिश्चित कर 15 मई से पहले पहले प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। ये जो व्यवस्था पतन हो रहा है ना, ये परिवर्तन में ऐसे ही दिखेगा। आप निश्चिंत रहिए, 15 मई से अधिक इस सरकार की आयु नहीं है। और सरकार की तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इस मुख्यमंत्री पद पे जो वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बैठे हैं वो 15 मई नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है कामेश्वर, पर्यटन को लेकर काफी कुछ चीजें हमें इस बार के बजट में देखने को मिली है। जनता का क्या रिएक्शन निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही अच्छा राज्य रहा है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में जो 70% किसान और बागवान है, ऐसे में जो किसान और बागवान की बात जो हिमाचल प्रदेश में जो आई थी वो पर्यटन के ऊपर है। ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा है कि जिन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं है पर्यटन की, तो उन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक वहां पर जो सैलानी आए। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश के कुछ एक स्थान ऐसे है जहां पर जो ट्रैफिक की अत्यधिक समस्या रहती है। उन्होंने कहा कि शिमला में जो ट्रैफिक की समस्या रहती है उसको भी हल किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक जो पर्यटक है और खासकर उन
स्थानों में भी कुछ अधिक निर्माण किया जाएगा ताकि वहां पर पर्यटक की अधिक संभावनाएं हो सके। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि इससे जो, अगर उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो होटल बनाने के लिए भी जिस तरीके से जो सब्सिडियां दी जाएगी या फिर वहां पर उनको जो संभव सहायता हो सके वो सहायता की जाएगी, ताकि जो हिमाचल प्रदेश एक प्रकृति के लिए जाना जाता है और प्रकृति के हिसाब से हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिला की अगर हम बात करें तो सुंदरता अत्यधिक है। ऐसे में उन क्षेत्रों में जो होटल बनाए जाएंगे या टूरिज्म के होटल बनाए जाएंगे, देखा जाए हिमाचल प्रदेश की अगर हम 2 वर्षों की बात करें तो टूरिज्म में 2 वर्षों में अधिक आयु होते हैं। ऐसे में जो सरकार ये प्रयास करने की कोशिश करिए कि उन क्षेत्रों में हम टूरिज्म को अधिक बढ़ावा दिया जाए ताकि जो पर्यटक है हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक आए। अगर अभी भी देखा जाए चाहे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात से भी लगातार जो पर्यटक है उन पर्यटक स्थलों पर पहुंचे जहां पर जो मौसम अनुकूल है और साथ ही वहां पर जो घूमने लायक के साथ साथ जिस तरीके से जो बर्फबारी देखने के लिए सैलानी आती है, ऐसे इन क्षेत्रों में जैसे चांशल की बात करें हम रोडू की, उन क्षेत्रों में जो होटलों का काफी कम अभाव रहता है, ऐसे में होटलों के लिए बढ़ावा देने की बात कही गई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है कामेश्वर। देखिए वक्त की कमी हमारे पास है, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करना चाहूंगी मैं, और हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। विवेक शर्मा जी, अनुराग शर्मा और कामेश्वर शर्मा, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो देखिए हिमाचल प्रदेश का बजट आज पेश कर दिया गया है, 2025-26 का ये बजट है। बजट धरातल पर किस तरह से उतरता है और कब तक उतरता है, ये बड़ा सवाल बना रहेगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।